ग्राफ को देख के स्टडी करने से हमें क्या पता चल रहा है? स्टडी द ग्राफ, व्हाट कम्स इन योर माइंड? सबसे पहले देखो, हैज़ द लिटरेसी रेट ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड इन 1951? क्या लिटरेसी रेट बढ़ी है? तो 1951 में देखिए आप, लिटरेसी रेट कितना कम था और वो 2011 में बढ़कर कितना ज़्यादा हो गया है। व्हाट इज़ योर प्रोजेक्शन अबाउट इंडियाज़ लिटरेसी रेट इन 2020? तो आपने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा और देखा भी होगा, कंटिन्यू न्यूज़ में आ रहा है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे बदलाव किए हैं उन्होंने। तो समय समय पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पॉलिसी बदलती रहती है। लेकिन अब हमारे ग्राफ से हम देखेंगे तो इसको देखने से क्या पता चल रहा है? इससे सबसे ज़्यादा अब इस ग्राफ के अंदर 1951 से 2011 तक के डाटा कलेक्ट किए हुए हैं। अब आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि ये जो एजुकेशन से रिलेटेड डाटा होते हैं वो NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है, जो जब भी हमारी जनसंख्या की ये जो पॉपुलेशन की काउंटेशन होती है तब ये सारे कलेक्ट होते हैं आफ्टर 10 ईयर्स। अब देखो 2011 में ये कलेक्ट हुए थे, उससे पहले 2004, फिर 1931, 1983, 81, 71, 61, 51, है ना? 10 ईयर्स से इसने कलेक्ट कर रखे हैं। बस एक 2004 में बीच में आया हुआ है, ठीक है ना? तो अब जो कलेक्ट होंगे, लिटरेसी रेट जो अब कलेक्ट होगी कि भी हमारे यहाँ कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितना है, तो वो होगा 2021 में। तब हमें पता लगेगा कि हमने 2011 से लेकर 2021 तक कितना एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव किया है, कितने लोग और ज़्यादा जुड़े हैं एजुकेशन से, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये सारा अब हमारे को 2021 के जो डाटा आएंगे उससे पता लगेगा। अब अगर हम 2011 तक का ग्राफ देखें तो हमें क्या पता लगता है कि कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा इंडिया की जो लिटरेसी रेट थी वो सबसे ज़्यादा कौन सी ईयर में थी? तो वो थी 2011 में। देखिए सबसे ज़्यादा 2011 के अंदर है। आप या बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किस में है? 2011 के अंदर है। अब इसके अंदर आप देखिए कि मेल टोटल लिटरेसी रेट 2011 में सबसे ज़्यादा मेल जो हैं वो कौन से ईयर में पढ़े लिखे हैं? वो भी 2011 में। तो इससे हमें पता लग रहा है कि डे बाय डे ये रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम वुमेंस की बात करें तो वुमेंस भी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। आप 2011 का ग्राफ देखेंगे, 2011 में ही आपके सबसे ज़्यादा वुमेन जो है वो पढ़ी लिखी हैं। तो हम इसके हिसाब से लगा सकते हैं कि जब हमारा 2021 का जो लिटरेसी रेट आएगा वो इससे भी हाई आएगा। अब बात कर रहे हैं हम नंबर ऑफ कॉलेजेस की। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलेजेस जो थे वो 1951 में जो इंडिया के अंदर थे वो केवल कितने थे? 750, और वो 2011-12 में होकर 31,324 कॉलेजेस हो गए। तो ये एक बदलाव है, एक चेंज है। और अगर हम बात करें 2021 की तो मे भी इससे ज़्यादा कॉलेजेस होंगी क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, नंबर ऑफ कॉलेजेस भी बढ़ रहे हैं। अब हम बात करें नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की तो 51 के अंदर जो हमारे इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ थी वो केवल 30 हुआ करती थी। लेकिन अब उनकी भी जो है संख्या है, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ होकर 611 हो गई हैं। और पहले इन यूनिवर्सिटीज़, इन कॉलेजेस में पढ़ने वाले जो बच्चे थे वो 51 के अंदर 2,63,000 हुआ करते थे, जो 7 और 8 में बढ़कर 7 और 8 में बढ़कर 14 लाख तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है और इस बार और बढ़ जाएंगे। अब टीचर्स जो थे पढ़ाने वाले वो 50 और 51 के अंदर केवल 24 हुआ करते थे, 24,000 हुआ करते थे। उनकी भी संख्याएं बढ़कर 4,92,000 हो गई है 7-8 के अंदर। अब जो हम 21 की बात करें तो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। मतलब कहने का मतलब है डे बाय डे हमारे एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो
बढ़ती ही जा रही है। तो इससे हमको क्या मिलेगा, ऐसे बहुत सारे सर्व शिक्षा अभियान है, मिड डे मील योजना है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है हमारी एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारने के लिए। उनको मुफ्त में खाना भी वहाँ प्रोवाइड कराया जाता है मिड डे मील के लिए, ताकि वो हेल्दी भी बने हुए रहें। दूसरा, उनको फ्री में, जो बालिकाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको फ्री में आप एजुकेशन भी दे रहे हो। उनके लिए तो फुल लास्ट तक फ्री है, जब तक वो पढ़ें। जब तक बॉयज़ के लिए भी जो 8 तक की एजुकेशन है वो फ्री कर दी गई है। उसके बाद उनका एक बहुत ही मिनिमम चार्जेस गवर्नमेंट स्कूल्स में लगता है और वो देकर उसको पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं, उनको बैग्स, बुक्स सारी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। उनको अगर दूर रहती हैं तो उनके लिए ये ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट है वो हमारी एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारने के लिए करती है। बहुत सारे इनोवेशंस करती हैं। लहर जैसे प्रोग्राम चलाती हैं कि छोटे बच्चों को खेल खेल में एजुकेशन मिले, कंप्यूटर लैब तैयार करवा रही हैं, उनके लिए खेल के मैदान तैयार करवा रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो गवर्नमेंट एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए करती है। अब जो सेकेंड एलिमेंट था वो है हमारा हेल्थ। देखो, जब तक हेल्दी नहीं होएंगे हम, जब तक हम हेल्दी नहीं होएंगे, एजुकेशन ले सकते हैं क्या? आप खुद सोचो, अगर आप बीमार हो तो आप स्कूल जाओगे कि घर में आराम करोगे? ऑब्वियसली आप स्कूल नहीं जा पाओगे, आप घर में बैठकर आराम करोगे। फिर आप एजुकेशन ना तो पढ़ पाओगे, कितनी भी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाए, सारे सुविधा के सामान हो आपके पास, लेकिन अगर आप हेल्दी ही नहीं हो तो क्या आप उनका यूज़ कर पाएंगे? नहीं, आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट का या किसी पर्सन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अब आप पिक्चर में देखिए, सारे बच्चे खड़े हैं और क्या करवा रहे हैं, अपना हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं। तो हेल्थ चेकअप आपने स्कूल में भी देखा है ना, आपने कई बार आपके यहाँ चेकअप करने के लिए लोग आते हैं, डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, कैंप लगते हैं। ये क्यों कराया जाता है? ताकि हम लोग बच्चों के को कोई भी छोटी मोटी डिजीज़ हो तो उसके लिए अवेयर है। आपके मदर फादर भी इस चीज़ के लिए अवेयर रहते हैं कि नहीं, बच्चे बीमार नहीं होने चाहिए, उनका रूटीन में चेकअप होना चाहिए। इस तरह से रूटीन चेकअप होता रहता है। और वैसे ही फैक्ट्रीज़ वगैरह जो होती है ना, जिसमें प्रोडक्शन का काम चलता है, वो लोग भी क्या करते हैं, अपने जो वर्कर्स और एम्प्लॉय होते हैं उनका हेल्थ चेकअप टाइम टू टाइम करवाते हैं, और उन्हें करवाते भी रहना चाहिए, ताकि उनका जो वर्कर है वो अच्छा हेल्दी बना रहेगा, तो उनकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अगर स्टूडेंट अगर हेल्दी रहेगा तो उसकी एजुकेशन लेने की, उसकी समझने की ताकत बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी।